हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बंधन स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बंधन स्मॉल कैप फंड, इसे अगर लॉन्च ऑन डेट देखें तो 26 फरवरी 2020 है। मतलब अगर आप देखें तो इस फंड को 4.7 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। इसका कैटेगरी रिटर्न देखें 4.7 इयर्स में तो 40.8% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 4.7 इयर्स में तो 39.15% तक का रिटर्न है। मतलब करीब करीब अपने कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न है। तो मैं यहाँ पे ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो रिटर्न के मामले में अगर आप देखें तो करीब करीब आपको 40% तक का मैसिव रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड आपको लगातार वो भी 5 साल के करीब करीब तक आपको हर साल 40% तक का रिटर्न देना, मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसने की लगातार 5 या 6 साल तक आपको 45 या 44% या 46% तक का रिटर्न दे रखा है कंटिन्यूसली, वो भी 5 साल तक। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये जो रिटर्न के मामले में एकदम बढ़िया है। लेकिन देखिए, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन मैं रिटर्न के मामले में इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हूँ इस मामले में। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप 1000 रुपए हर महीने एसआईपी करते हैं कंटिन्यूसली 3 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 3 साल में वो है 36,000 रुपीज। और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 57,570 रुपीज में, वो भी विद इन 3 इयर्स में। तो आप देख पा रहे हैं कि वो जो पैसा है डबल नहीं हुआ, डबल से तो डेफिनेटली कम है, लेकिन 3 साल में आप देख पा रहे हैं कि मतलब मार्जिन कितना बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो गोल्ड में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया था 45,556 रुपीज में। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में और गोल्ड में, आपको जो मैसिव रिटर्न है उसमें आपको पता चल रहा होगा कि क्यों डिफरेंस इतना ज्यादा है। अब मान लीजिए आपने एफडी किया होता, तब का जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो 36,000 रुपीज, 36,000 रुपीज 3 साल बाद कन्वर्ट होकर बन गया होता है 40,162 रुपीज। मतलब देखो सिर्फ 4,000 रुपए बढ़े होते, और आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते आपको 57,000 रुपीज हो गया होता। देख पा रहे कि सिर्फ मतलब आपका पैसा जो है करीब करीब 20,000 से ज्यादा भी आपका पैसा बढ़ गया होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा, मतलब आकाश जमीन आसमान का फर्क है, आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा। इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज, देखिए कैटेगरी के मामले में डेफिनेटली देखा जाए तो एवरेज है, लेकिन वैसे मामले में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम रिटर्न है। अगर मान लीजिए रिस्क और कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे वो एवरेज रिस्क लेके चलता है। कैसे वो अभी हम रिस्क और रिटर्न का जो रेशियो है उससे हमको पता लगाएंगे। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न रेशियो अगर आप देखें इस फंड का, अगर आप कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो 3 साल में अगर आप देखें तो बीटा जो इसका है, अगर बीटा, उससे पहले मैं आपको बता दूं बीटा होता क्या है। बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो बीटा अगर आप 1 से नीचे हो उसको थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस फंड का देखें तो 0.91 है और कैटेगरी देखें तो 0.81 है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो रिस्क है वो डेफिनेटली कैटेगरी से बहुत ज्यादा ले रखा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि रिस्क थोड़ा कम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ज्यादा रिस्क ले रखा है। आपको वॉलेटिलिटी कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिलेगी, और रिटर्न भी लगभग थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कि कम भी मिल रखा है कैटेगरी से। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा बीटा के मामले में। अगर आप देखें मतलब अगर आप देखें रिस्क और रिटर्न रेशियो के मामले में, स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक एवरेज रिटर्न होता है ना इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, उसे कितना प्लस उसे कितना माइनस, वो एक रेंज बन जाता है। वो आपको हर साल उतने रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा खासा माना जाता है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आप देखें तो 16.08 है, और कैटेगरी देखें तो 15.53 है। तो देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैटेगरी से ज्यादा है। मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको देखने को ज्यादा मिलेगी, रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और रिटर्न भी कैटेगरी से कम है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क और रिटर्न रेशियो के हिसाब से। अगर आप देखा जाए तो रिस्क यहाँ पे ज्यादा लेके चल रहा है और कैटेगरी से भी थोड़ा कम आपको रिटर्न दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन हाँ, आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न क्यों नहीं आ रहे जब रिस्क इतना ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है हम मार्केट कैपिटल और सेक्टर एलोकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मीनिंग अगर आप मान लीजिए आपने ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया और एसआईपी शुरू कर दिया,
आप 100 रुपीज़ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इस मामले में। देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको 100 रुपीज़ उनके लिए ठीक-ठाक है, एसआईपी अपना शुरू करना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर लमसम की बात करें, तो 1000 रुपए से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया पॉजिटिव फीडबैक रहेगा लमसम के मामले में। और लॉक इन पीरियड की बात करें, तो कोई भी लॉक इन पीरियड में कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें, तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है, इसी से आपको पता चलता है। अगर एम साइज आपका कम होता है, तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कम पैसा इन्वेस्टेड है, इसका मतलब कम लोग भरोसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक शक रह जाता है, यहाँ पे सोचते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर एम साइज अगर कम रहता है तो वो दिक्कत आती है। अगर एम साइज आपका ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो वहां पे अगर आपका ज्यादा रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको इश्यू फेस करने पड़ते हैं। एसआईपी कभी कभार बंद कर देते हैं, अगर आपको लमसम बंद कर देते हैं, आपने सुना होगा। तो ये जो चीज है थोड़ा बहुत आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन फंड मैनेजर को मैनेजमेंट कर लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एम साइज अगर कम है, तो डेफिनेटली वहां पे एक दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें, तो 8489 करोड़ रुपीज तक है। तो देखा जाए, ये फंड जो है सिर्फ 5 साल भी इसको पूरे नहीं हुए हैं, और इसका एम साइज इतना बढ़िया हो चुका है। तो मैं एम साइज के मामले में बोलूं, एक बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। कि देखिए यहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा है ना, 39% या 40% का जो रिटर्न है, वो मैसिव रिटर्न है। तो इसलिए लोगों का भरोसा यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तभी यहाँ पे ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टेड है, तभी आपको इन साइज से वो दिख रहा होगा। तो इन साइज के मामले में आपको पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो पे इसलिए आप देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाला आपका फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टिगेशन करके, वो खुद फंडामेंटल एनालिसिस करके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स को वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो आपको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का अपना 0.38% तक का देना पड़ेगा, जो कि एकदम रीजनेबल है। तो देखिए, मेरा एक्सपेंस जो मेरे हिसाब से जो होता है, वो आपका 1% से नीचे होना जरूरी होता है, और मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे हो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, लॉन्ग रन में वो 1% भी हो गया, 0.8% भी हो गया, 0.7% भी हो गया, वो लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाते हैं। जी हाँ, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आप जब विड्रॉ करने की पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लाखों करोड़ आप एज एन एक्सपेंस फीस, मतलब एज ए मैनेजमेंट फीस आप पे करेंगे, तो आपको भी दुख होगा। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे तो बढ़िया एक्सपेंस रेशियो 0.38%। एक्सपेंस रेशियो के मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो कभी भी आपने मान लीजिए आपने एक साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और एक साल से बाद आपने एग्जिट मारा, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और एक साल से पहले 20%, और यहाँ पे एक साल के बाद 12.5%। तो अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लाइन में आते हैं, तभी आपको देना पड़ेगा, वरना आप इसको भूल जाइए। अगर एक साल से पहले आपने एग्जिट मारा, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा, तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल सबसे मेन बात पता है, मार्केट कैपिटल, इससे आपको पता चले कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को पहले ही मिल गई होगी। मिड कैप में यहाँ पे 10.4% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 75.61% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में 6.75% तक एलोकेशन है, और अदर्स में देखा 7.2% तक एलोकेशन है। तो स्मॉल कैप का फंड है, डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क को बना रहेगा, और यहाँ पे एलोकेशन भी स्मॉल कैप में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो 75.61% तक एलोकेशन है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिस्क इसलिए ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप में यहाँ पे ज्यादा एलोकेशन है। और सबसे बड़ी बात है, एक और चीज भी मैंने यहाँ पे डीपली एनालिसिस कर रखा है। ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड है और क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है, वो माइक्रो कैप में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो माइक्रो कैप को भी स्मॉल कैप का कैटेगरी का फंड, मतलब स्टॉक्स ही माना जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आपका शॉर्ट में बता देता हूँ, कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई स्टॉक का प्राइस है 2 रुपए, और एक स्टॉक का प्राइस है 70 रुपीज। तो आपका 2 रुपीज का जो स्टॉक का प्राइस है, 70 रुपीज का जो स्टॉक का प्राइस है, वो आपका लगभग दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स में आते हैं। लेकिन जो 70 रुपीज है, उसने थोड़ा बहुत अच्छा खासा डेवलप कर लिया अपने आप को। लेकिन जो 2 रुपीज का है, वो अभी भी नया है मार्केट में, वो ज्यादा डेवलप नहीं किया है, बहुत ही स्टार्टअप बहुत ही गंदी तरीके से गुजर रहा है। उसी का फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका वहां पे गेन जो हो सकता है, वो आपको रातों रात 400%, 500% भी हो सकता है, और वहां पे रातों रात आपको माइनस में भी जा सकता है। तो ये इतना ज्यादा रिस्की बन जाता है। तो यहाँ पे माइक्रो कैप में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत हो रखा है, तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे इसको मान सकते हैं, लेकिन रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली आपको रिस्क भी उतना ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है। सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे
फाइनेंशियल सर्विसेज में 20.19% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 18.5% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 14.22% तक एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल में 13.19% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 12.1% तक एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 7.02% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.14% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5.63% तक एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.72% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 0.49% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए, जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उसके बाद आपका कंज्यूमर साइक्लिकल, उसके बाद आपका बेसिक मटेरियल और उसके बाद आपका हेल्थ केयर। अगर ये 5 सेक्टर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब डाइवर्सिफिकेशन के मामले में बताओ, तो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो सेक्टर एलोकेशन में यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 5 फंड मैनेजर्स है। एक है मनीष गुनवानी, इनका एक्सपीरियंस है 1.8 इयर्स का। सेकंड जो है आपका कीर्ति जैन, इनका एक्सपीरियंस है 1.45 इयर्स का। और थर्ड जो है वो आपका ऋतिका बेहरा, इनका एक्सपीरियंस है 1.11 इयर्स का। फोर्थ में जो आपका हर्ष भाटिया, इनका एक्सपीरियंस है 0.72 इयर्स का। और लास्ट में आपका गौरव सत्रा, इनका एक्सपीरियंस है 0.45 इयर्स का। देखिए यहाँ पे सबसे पॉजिटिव बात ये रही कि फंड मैनेजर यहाँ पे 5-5 है, तो मैनेजमेंट में तो इधर थोड़ी कम प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखिए फंड मैनेजर अगर ज्यादा है तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात है कि जो फंड मैनेजर है ना, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं ना, तो आप उनका पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, उन्होंने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो उसमें क्या आप कॉन्फिडेंट रह के यहाँ इनको आपका पैसा दे सकते हैं, और ये अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपका फंड मैनेजर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाँ, ये एक प्रॉमिसिंग म्यूचुअल फंड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्होंने कंटिन्यूसली 5 साल तक आपको 40% तक रिटर्न दे रखा है, तो डेफिनेटली इनमें कुछ कुछ ना कुछ तो दम है। ऐसा नहीं बोल सकते यार दम नहीं है, और आपको ऐसा मतलब प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है। लेकिन हाँ, फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। लेकिन हाँ, खुद आप रिसर्च करिएगा इन फंड मैनेजर्स के बारे में, इनकी पास्ट स्ट्रेटेजी क्या है, पास्ट में इन्होंने कहीं पे काम कर रखा है तो कैसे रिटर्न मिलवा रखे हैं, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया आपको फंड मैनेजर के बारे में फीडबैक। मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। देखिए एवरेज का इसलिए दे रहा हूँ, फंड मैनेजर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक नेगेटिव है। और दूसरा पॉजिटिव इसमें कि फंड मैनेजर ज्यादा है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने में दिक्कत ज्यादा कम आ सकती है। तो इसलिए मैं एक पॉजिटिव फीडबैक, तो इसलिए एवरेज इसको फीडबैक दूंगा। रेटिंग की बात करें, इसको 4/5 रेटिंग मिल रखा है। तो देखिए ओवरऑल मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो फिर रिस्क बहुत हैवी रहेगा, बहुत ज्यादा हैवी रिस्की फंड है। तभी आप देख रहे हो इसका जो रिटर्न है 40% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है। और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, थोड़ा सा मैं इसलिए नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ, रिटर्न डेफिनेटली मैसिव रिटर्न है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उस मामले में देखा जाए तो इसने अपने कैटेगरी में बीटिंग रिटर्न नहीं दे रखा है, तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं इसका, अगर आप ओवरऑल मेरे से पूछेंगे तो मैं इसको एक एवरेज सा फंड बताऊंगा। उस मामले में रिस्क और रिटर्न के मामले में देखा जाए, रिटर्न के मामले में मैं इसको बहुत ही सुपर बोलूंगा। लेकिन अगर आप रिस्क को, अगर आप इसको कंसिडर करेंगे, रिस्क को वॉलेटिलिटी को कंसिडर करेंगे, तब इसको एवरेज बोलूंगा। क्योंकि अगर देखिए आपको रोलर कोस्टर से गुजरना पड़ेगा। आपने ये नहीं कि पैसा लगा दिया और एक साल में आपको पैसा भाई 40-50% दे दिया और आपने निकाल दिया, ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ पे आपको 40% अगर पॉजिटिव दे सकता है, तो नेगेटिव देने की भी इसके पास कैपेबिलिटी है। तो आप ये मत सोच के चलिएगा। स्मॉल कैप में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना बहुत जरूरी होता है। अब ये नहीं कि आपने 1-2 साल का आपके पास टाइम फ्रेम है और 1-2 साल में आप करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। आपके पास टाइम फ्रेम अगर 5 से 6 साल है, 5 से 10 साल है, या 7 से 10 साल है, तो तभी आप जाके स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। और आप खुद रिसर्च करिएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया और आपने भाग के जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। कोई आपको ऐसे कई सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, कैनरा विकास स्मॉल कैप फंड, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जिसमें आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सारा पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में ना लगा के आपको प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करना है। आपको लार्ज कैप में भी लेना है, आपको निफ्टी इंडेक्स फंड में भी लेना है, आपको मिड कैप में भी लेना है। ऐसे करके आपको डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्टमेंट करना बहुत समझदारी वाली बात होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।